हेलो स्टूडेंट। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में पोषण के बाद हमारा जो लाइव प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम के पोषण के अंतर्गत जो भी टॉपिक बचता है उसका नाम क्या है, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो आज इस पूरी वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे होता है हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि आखिर पाचन क्या होता है। पाचन मीन्स, कहने का मीन्स क्या है कि देखिए जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं वो हमारे पास भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, आघुलनशील होते हैं। आघुलनशील मीन्स पता है कि जो क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं। जैसे ठोस मटेरियल को हम ले रहे हैं, सॉलिड मटेरियल को, तो हम इन्हीं आघुलनशील भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, बॉडी में हमारे पास क्या होती है, कुछ मैकेनिकल और रसायन द्वारा। मैकेनिकल कहने का मीन्स क्या है कि जैसे हम दांत से चबा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। मैकेनिकल प्रोसेस। और रासायनिक, रासायनिक मीन्स बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं, पदार्थ हैं जिसको हमारे बॉडी में क्या होता है कि रसायन की क्रिया द्वारा उसे हम क्या करते हैं, घुलनशील पदार्थों में बदलते हैं। तो जब ये रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, घुलनशील पदार्थ में बदलता है और उसे हम क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन। पाचन में आपको परिभाषा शॉर्टकट में देखो ऐसे बताना है कि पाचन वह क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अघुलनशील भोज्य पदार्थ को मैकेनिकल और रासायनिक क्रिया द्वारा घुलनशील पदार्थ में बदलते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। अब जब पाचन है तो जो पाचन है, पाचन को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक मनुष्य के पाचन तंत्र में पहला है पाचक अंग, दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथियां। तो जो पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां हैं, तो इसी पाचक अंग का हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है, जैसे जितने भी अंग है, देखो पाचक अंग से ही मिलकर स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है कि कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण, ऊतक से मिलकर हमारे पास क्या होता है, अंग का निर्माण, और अंग से किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का। देखिए जैसे पाचक अंग है तो इन्हीं पाचक अंग से कई पाचक अंग मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा, पाचक तंत्र का या पाचन तंत्र का निर्माण होगा। तो हमारे पास जो पाचक अंग है उस पाचक अंग को कहा गया आहार नाल। आहार नाल में पूछा जाता है कि आहार नाल क्या है, इसकी परिभाषा बताओ। तो आपको ये कहना है कि मुख से लेकर कहाँ तक, गुदा तक फैली एक कुंडलित नलिका को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। तो इसमें कह सकते हो आहार नाल की परिभाषा में, तो मुख से लेकर गुदा तक फैली एक कुंडलित नलिका को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास जो पाचक अंग है, पाचक अंग में हमारे पास कई अंग हैं। जैसे पहला तो अंग हमारे पास पाचक में क्या है, मुख है, दूसरा क्या है, ग्रसनी है, और तीसरा क्या है हमारे पास, ग्रास नाल है। ठीक, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। फोर्थ में हमारे पास ग्रास नाल के बाद क्या है, अमाशय है। फिर अमाशय के बाद पांचवें में क्या है हमारे पास, आत है। फिर सिक्स में हमारे पास क्या है, मलाशय है। तो ये सब हमारे पास क्या है, पाचक अंग है। लेकिन पाचक ग्रंथि की बात करें तो जो ग्रंथियां, कहने का मतलब क्या होता है, पाचक में, पाचन में हेल्पफुल होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथियां। तो जैसे हमारे पास एक पाचक ग्रंथि का नाम है यकृत, दूसरा हमारे पास जो ग्रंथि है उसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। तो यकृत को ही हम क्या बोलते हैं, लीवर, जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं ना कि लीवर खराब हो गया, लीवर ऐसा हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, यकृत। अब पाचक अंग और पाचक ग्रंथि से मिलकर हमारा क्या है, पाचन तंत्र बना हुआ है। तो हमें पाचन तंत्र में यही पढ़ना है कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल में हमने बताया कि 8 से 10 मीटर होता है, और इस स्टार्ट में हमने इसकी डिफिनेशन बता दिया कि मुख से लेकर कहाँ तक फैला होता है, गुदा तक। अगर आप देखिए तो ये माउथ है और ये हमारे पास क्या है, गुदादार है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मुख से लेकर गुदा तक फैली एक कुंडलित नलिका को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल में सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, मुख है, माउथ है। तो माउथ में कौन कौन से इसके पार्ट पाए जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो माउथ होता है, तो माउथ में अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास ओठ होते हैं।
जो ओठ होते हैं क्या होते हैं कि ऊपरी और निचले ओठ होते हैं जो मांसल होते हैं। इनका मेन कार्य क्या है, कोई भी पदार्थ अगर हमारे माउथ के अंदर आ गया तो ये हम ओठ बंद करके उसे बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन मुख के अंदर जो एक कैविटी बनती है, जैसे ओठ बंद करने पे अंदर जो एक स्पेस बनता है उसे हम कहते हैं गुहा, और वही हमारा क्या होता है, मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है, जीभ और दांत पाए जाते हैं। तो जीभ और दांत पाए जाते हैं, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में ही, जो मुख में पाया जाता है। अब जब जीभ के बारे में पढ़ना है तो इसमें ये कहा गया कि जीभ भी हमारा क्या एक मांसल पार्ट होता है, और इस पर ऐसे छोटे छोटे दाने नुमा संरचना निकली होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्ट वर्ड, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका। और स्वाद कलिका के द्वारा ही पूरी जीभ में ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मान लो ये जीभ है हमारी, तो इसमें ऐसे दाने दाने संरचना निकले होते हैं, और इसी ये क्या हमारे पास स्वाद कलिका है, और इसी स्वाद कलिका से हमें क्या होता है, स्वाद के बारे में पता चलता है। अब स्वाद के बारे में पता चलता है तो हमारी जो जीभ है, जीभ में क्या होता है, हम सिर्फ 4 प्रकार के स्वाद को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जो 4 प्रकार के स्वाद हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है जो आगे वाला ये वाला पोर्शन है, ये टिप वाला पोर्शन है। इस पोर्शन पे हमारे पास क्या होता है, हम सिर्फ मीठा टेस्ट कर सकते हैं, जो मीठा खाते हैं। और जीभ के जो साइड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है कॉर्नर पे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साल्टी। साल्टी कहने का मतलब क्या है, खट्टा। खट्टा हम डिटेक्ट कर सकते हैं, खट्टे पदार्थ को पहचान सकते हैं। अब जो ये मटेरियल साइड वाला पार्ट हुआ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सौर। सौर कहने का मीन्स क्या है कि हाँ, मतलब कड़ुआ टाइप का जो होता है, खारा जो होता है। और जो बिटर वाला पार्ट है, ये जो पीछे वाला पोर्शन पार्ट है, यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, कड़ुआ टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 4 तरह के हमारे पास क्या हो गए, टेस्ट हो गए, जो हम किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं, जीभ के द्वारा। अब जीभ ने जैसे क्या हुआ कि हमारे पास टेस्ट को डिटेक्ट कर लिया, तो मुख गुहा में हमारे पास जीभ के साथ साथ एक और, पहला तो हमारे पास जीभ हो गया, मुख गुहा के अंदर ही पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है, दूसरा दांत पाया जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद दांत के बारे में देखना है। तो जो दांत की संरचना है, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो संरचना में ये कहा गया, हाँ एक चीज़ ये भी याद रख लेना कि जो दांत है हमारे शरीर का सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत पार्ट क्या है हमारे शरीर का, दांत ही है। तो अब जो दांत की संरचना के बारे में हम बात करते हैं, तो जो दांत होता है हमारा, वो कहाँ होता है, मसूड़ों में धंसा होता है। जब मसूड़ों में धंसा होता है तो किसके द्वारा धंसा होता है, जड़ों के द्वारा। तो यही रूट हमारा क्या होता है, जड़ होता है, इसके द्वारा धंसा होता है। तो जब जब ये धंसा है तो इसके ऊपर का एक भाग निकला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। क्राउन कहने का मतलब सीरा वाला पार्ट। अब जो क्राउन और रूट के बीच वाला जो पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेक। नेक कहने का मीन्स क्या है, गर्दन वाला पार्ट या बीच वाला पार्ट होता है। तो अब जो नेक वाला पार्ट है, तो यहीं पर हमारे पास क्या है, प्रत्येक दांत के भीतर एक पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी कहने का मतलब, जैसे ये पल्प है तो इसी में देखिए क्या है, बहुत सारे पल्प मटेरियल भरे हुए हैं, तो इसी को हम पल्प कैविटी कहते हैं। और इसी पल्प को हिंदी में बोलते हैं हम मज्जा। तो जब ये मज्जा पाया जाता है तो इसी पल्प के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, डेंटाइन। ये देखिए डेंटाइन हमारे पास है। और डेंटाइन क्या करता है, हमारे दांत के जो भी पार्ट होते हैं उसके निर्माण में हेल्पफुल होता है। और यही डेंटाइन के ऊपर ही क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल की क्या होती है, एक परत चढ़ी होती है, और यही इनेमल क्या करता है, जो हमारे दांत को सुरक्षा करता है। और इसी इनेमल और डेंटाइन प्रेजेंट होने से क्या होते हैं, हमारे दांत बहुत मजबूत होते हैं, और ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। अब इन्हीं जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी में देखिए बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट हैं, और ये ब्लड प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं से क्या होता है, ये सेंसिटिव होते हैं और हम लोगों को क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन एक चीज़ ये कभी कभी हम देखते हैं कि इन्हीं दांत, हम कह रहे हैं कि बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होते हैं, टाड़ा लग जाता है। मतलब दांत अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मान लो यहीं से हमारे पास क्या अंदर खोखला हो गया, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का रीज़न ये है कि जो लोग शुगर कहने का मीन्स क्या है, कि जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाकर अगर मुंह को धुलते नहीं हैं, तो यही जो शुगर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, यहीं पे आके ऐसे चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो यहीं पे क्या होते हैं, जीवाणु ग्रो कर जाते हैं।
और ये जीवाणु क्या करते हैं, इसी पार्ट को क्या करते हैं, धीरे 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 जो इनेमल वाला पार्ट है इसको डिजॉल्व करते रहते हैं। डिजॉल्व करके फिर क्या करते हैं, ये डेंटाइन वाले पार्ट में पहुँचते हैं, फिर धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके पल्प कैविटी में। तब यहाँ पे आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन अच्छा, जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम कह रहे हैं कि बड़ा मजबूत पदार्थ है, इसको हम गला नहीं सकते। अगर ये गला दिए तब हमें ये भी पता है कि हमारे जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है जो जीवाणु को मार सकता है। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये अंदर घुसते हैं, इसी इनेमल के पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। और जब लेयर बना लेते हैं तो जिससे क्या होता है कि उस सलाइवा का हम इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ रह जाते हैं, ये अंदर अपना काम करने लगते हैं। और वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, वो इसके चारों ओर ऊपर ऐसे एक लेयर बन गया। अब इस लेयर के अंदर कोई जा नहीं सकता, सलाइवा यहीं पे काम करेगी, इसके अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये क्या करते हैं, अंदर ग्रो करते रहते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि दांत में मतलब ये डेंटल प्लेग कैसे हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सुबह या शाम को कुछ भी खा रहे हो तो खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मुंह को धुलना चाहिए, क्योंकि जो मीठा पदार्थ है यहाँ पे जमा नहीं होने चाहिए। ओके। अब जो दांत है, दांत में ये भी कहा गया कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। अब जो 32 दांत हैं तो ये 32 दांत हैं तो ये दांत सभी सेम प्रकार के नहीं हैं, ये भी क्या है, 4 प्रकार के। और 4 प्रकार में जैसे पहला हमारे पास क्या है, इंसीजर, दूसरा क्या है कैनाइन, तीसरा क्या है प्रीमोलर, और चौथा क्या है मोलर। ये देखिए सीक्वेंस से लगे हुए हैं। अगर हम इनको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो देखिए सीक्वेंस से लगे हुए, सीक्वेंस से लगे हैं। तो इनमें जो इंसीजर है, इंसीजर और कैनाइन क्या होता है, नुकीला होता है। ये दोनों क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ये नुकीला होता है और ये भी नुकीला होता है। तो इन दोनों का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, कोई भी पदार्थ है उसको क्या करेंगे, काटेंगे, और उसको काटेंगे और थोड़ा थोड़ा फाड़ देंगे जैसे काट के। लेकिन जो हमारे पास प्री मोलर और मोलर है, इनका फंक्शन क्या है, ये जो भी छोटे छोटे पदार्थ आया है उसको ये क्या करते हैं कि उसको पीसने का काम करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग का काम यही करते हैं। अब इसके बाद जब ग्राइंडिंग का काम ये करते हैं मोलर, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक फार्मूले के बेस में कर देखना चाहिए। जैसे हमारे पास आई है तो ये हमारा इंसीजर हो गया, इंसीजर हो गया। ये ई हमारा किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सॉरी यहाँ तो बनेगा नहीं, हाँ ये आई हम इंसीजर को डिनोट करेगा। सी किसको डिनोट करेगा, कैनाइन को। पी एम किसको डिनोट करेगा, प्री मोलर को। और एम किसको डिनोट करेगा, मोलर को। तो हम यहाँ पे एक फार्मूले के आधार पर, हम डेंटल फार्मूला के आधार पर हम इसे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो इंसीजर हमारा ये कहा गया 2/2, कैनाइन 1 है हमारे पास, प्री मोलर 2 है, और मोलर हमारे पास कितना है, 3/3। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए हमारे पास कहा जाता है कितने कितने होते हैं दांत, 32। तो यहाँ पे अगर हम इसको काउंट करने का काम करें तो देखिए ऊपर कितना है, 2 है, एक तरफ का हम काउंट करते हैं, 2 + 1 + 2 + 3, सॉरी हाँ। तो ये हमारे पास क्या है, 2 + 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। तो देखिए एक तरफ का दांत हमारे पास, जैसे ऊपर का जबड़ा था तो ऊपर के जबड़े में हमारे पास कितना हुआ, 8 दांत। तो नीचे के जबड़े में भी कितना हो जाएगा, 8 दांत। तो एक साइड में ही होगा। अगर हम साइड का एक एक नीचे का ना मान के, मान लो 8 दांत हम यहाँ मान लेते हैं, तो 8 दांत हम यहाँ मान लेते हैं, 8 यहाँ पे मान लेते हैं। तो एक ही साइड में हमारा कितना हो जाएगा, 16 दांत। और इसी 16 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दांत। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम यहाँ पे आपको डिनोट करके बता दे रहे हैं कितने कितने दांत हमारे पास हैं। तो देखिए जैसे इंसीजर हमारे पास यहाँ कितना बता रहा है, हम हाफ साइड को बता रहे हैं, 2 दांत है। कैनाइन कितना है, 1 है। और प्रीमोलर कितना है, 2 है। और ये कितना है, 3। तो देखिए यहाँ पे लगा भी है, देखिए 2 पे एरो लगा हुआ है, 1 पे एरो लगा हुआ है, 2 पे एरो लगा हुआ है, 3 पर। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, इसी साइड में हमारे पास कितने दांत हो गए, 8 दांत। और अब इसी साइड में ऐसे गिनेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 होगा, 2 1 2 3। तो ये भी
ये सिर्फ क्या है, ऊपरी जबड़े का पार्ट है। जब ऊपरी जबड़े में 16 हैं तो नीचे वाले जबड़े में 16 होंगे, तब हमारे पास क्या हो जाता है, टोटल 32 दांत हो जाते हैं। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, सेलेब्री ग्लैंड। मीन्स लार ग्रंथियाँ। ये भी माउथ का ही पार्ट है। तो हमारे माउथ में क्या होती हैं, जो सेलेब्री ग्लैंड है, इसमें क्या होती है, 3 तरह की ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि 3 तरह की होती है। तो जो पहले हमारे पास क्या है, एक है सबलिंगुअल, एक है सबमैक्सिवल, एक है सबलिंगुअल, दूसरा क्या है सबमैक्सिलरी, और तीसरा क्या है पैराटॉइड ग्लैंड। तो जो ये तीनों ग्लैंड हैं, अगर इन ग्लैंड की बात करें तो देखिए, जो सबलिंगुअल है ये क्या है, हमारे जीभ की सॉरी ये हमारे जबड़े के साइड में पाया जा रहा है। मैक्सिलरी क्या हो रही, नीचे पाई जा रही है। लेकिन जो पैराटॉइड ग्लैंड है, पैराटॉइड क्या है, जो हमारा ईयर लोब है, ईयर लोब के पास, मतलब ये हमारा कान का लोब है, और इसी ईयर लोब के पास क्या है, पाया जा रहा है। जैसे ये ईयर लोब है तो इसी ईयर लोब के पास ये पाया जा रहा है, पैराटॉइड ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है, पैराटॉइड ग्लैंड में जब विषाणुओं का संक्रमण होता है, जब विषाणु का संक्रमण होता है, तो यहीं पैराटॉइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गलसुआ। क्या हो गया है, गलसुआ हो गया। जिससे क्या होता है, एक तरफ का पूरा फेस क्या हो जाता है, फूल जाता है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि सेलेब्री जो ग्लैंड है, यहाँ से क्या होता है, सलाइवा। अब इस सलाइवा में पूछता है कौन सा एंजाइम होता है। तो इस सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेलेब्री एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज, या हम दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, टाइलिन। जो टाइलिन है तो इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये है कि जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं ये क्या करते हैं कि स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करने का मीन्स क्या है कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो आप अगर रोटी को अधिक देर तक चबा के खाते हो तो रोटी मीठी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रोटी होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होता है। और जब हम उसे अधिक देर तक चबाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइलिन एंजाइम आ जाएगी जो सलाइवा में पाई जाती है। और यही टाइलिन एंजाइम क्या करेगी, इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगी, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगी। माल्टोज में कन्वर्ट होने से ये हमारे पास कैसे लगने, रोटी वहीं क्या लगने लगती है, मीठी लगने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और किस एंजाइम की उपस्थिति में, सेलेब्री एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। दोनों का नाम एक ही है, चाहे टाइलिन को या सेलेब्री एमाइलेज को। अब ये माउथ का हमारे पास पार्ट हो गया। माउथ का पार्ट होने के बाद क्या आता है कि जो हम आते हैं यहाँ पे फेरिंग्स में, ग्रसनी में आते हैं। तो जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी में जैसे ये हमारे पास ग्रसनी, देखो ये हमारे पास माउथ का पार्ट है, हम नाक से ले रहे हैं, सॉफ्ट प्लेट है, यहाँ पे फूड है, और ये हमारे पास क्या है, एपीग्लॉटिस है। तो जब हम ग्रसनी में आते हैं तो इसी ग्रसनी में क्या होता है, एक होती है ग्रास नाल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे हमारा ग्रास नाल से हमारा क्या होता है, फूड जाता है। और यहाँ पे जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। लेकिन ये हमारे पास क्या है, फूड पाइप है। ग्रास नाइल कहने का मतलब क्या है, फूड पाइप है, भोजन की नली है जिससे गलट के द्वारा। लेकिन एक होता है ग्लॉटिस। अब ये ग्लॉटिस क्या पाया जाता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, वायुनाल, जिससे हमारे पास क्या होता है, वायुनाल जाती है, हवा जाती है। तो यहीं पे हमारे पास क्या होता है कि एक ढक्कन की तरह संरचना होता है। और जो ढक्कन की तरह संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे एपीग्लॉटिस। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ ये वाली संरचना देखिए, तो ये एक ढक्कन की जैसी क्या है, संरचना है। और जो ढक्कन की जैसी संरचना है, ये यहाँ पे जो वायुनाल है, देखिए एपीग्लॉटिस लिखा है, ये वायुनाल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर हम भोजन लेते हैं तो जीभ के द्वारा भोजन ऐसे आएगा, यहाँ तक जब पहुँचा तो यहाँ से भोजन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो जो ये ढक्कन की तरह संरचना है, ये ढक्कन क्या कर देता है, इस पाइप को तुरंत कवर कर देता है। इस पाइप को कवर कर देता है तो ये हमारी पाइप क्या है, वायुनाल है।
तो इस वायुनाल ट्रेकिया में क्या हो जाएगा, भोजन नहीं आएगा, तो भोजन क्या हो जाएगा, सीधे ग्रास नाल से होते हुए कहाँ तक आ जाएगा, हमारे अमाशय में। तो इस तरह से क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह संरचना है जो क्या करता है, वायुनाल में भोजन को जाने से रोकता है। तो गलेट और ग्लॉटिस में यही अंतर है, एक क्या होता है कंठ द्वार, दूसरे को हम क्या कहते हैं, निगल द्वार। अब जब भोजन कहाँ आ गया, ग्रास नली में। ठीक, अब जब भोजन कहाँ आ गया, ग्रास नली में। जब भोजन जैसे ही ग्रास नली में आया, ये एपिग्लॉटिस ने क्या किया, इसको रोक दिया। अब भोजन यहीं से सीधे कहाँ आ गया, ग्रास नली में। अब जब ग्रास नली में आया तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास ग्रास नली होता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। सिर्फ ये क्या करता है, कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल, जैसे ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है ये फूड मटेरियल है, जो भी फूड मटेरियल होता है सीधे क्या करता है, फूड मटेरियल को अमाशय तक पहुंचाता है। अमाशय तक पहुंचाने के लिए इसके जो मसल्स होती हैं क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टेड और मतलब सिक्योरिटी हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, सिकुड़ रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो जिस जगह पे सिकुड़ रही हैं और फैल रही हैं, तो एक प्रकार की गति होती है, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति या पेरिस्टाइलिस, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, जो गति होता है इसमें उसे हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति। और क्रमानुकुंचन गति जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिस। तो इस गति के द्वारा भोजन क्या होता है, ग्रास नाल से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, अमाशय में। अब जब अमाशय में भोजन पहुँचता है, तो इसी अमाशय जो हमारा पेट होता है, पेट क्या होता है, हमारे बॉडी के जो डायफ्राम उदर गुहा होता है, उदर गुहा में बाएं और किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। जे आकार का क्या होता है, अमाशय होता है। जो अमाशय होता है तो सबसे जो अपर पार्ट, जैसे ये हमारी ग्रास नाल है, और ग्रास नाल से जुड़ा हुआ जो भाग होता है ये हमारे पास क्या है, ग्रास नाल। तो इसी नाल से जुड़ा हुआ जो भाग है, क्योंकि हृदय की तरफ होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। और जो सबसे लोअर आंत से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंडिक। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय है, हृदय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक, सॉरी, हाँ इसे हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। दूसरा हमारे पास क्या होता है, फंडिक। और तीसरा सबसे जो लोअर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक। तो जब ये 3 पार्ट में हमारा अमाशय क्या होता है, बटा होता है। हाँ, जो 3 पार्ट में बटा होता है, तो जो अमाशय में क्या होती है, कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। कॉलमनर एपिथेलियम कहने का मतलब, जो अब आपको याद हो तो हमने बताया था कि स्तंभकार, मतलब स्तंभ के आकार की क्या होती हैं, 9th में पढ़ा था। स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ऐसे धंसा रहता है। और जो पार्ट धंसा होता है वहाँ पे क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का पदार्थ सिक्रीट होता है। और जो धंसा हुआ भाग होता है, इसी धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। और जठर ग्रंथि का काम क्या होता है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, या कई एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो ये जो जठर ग्रंथि होती है, तो जठर ग्रंथि का निर्माण भी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला होता है श्लेष्मा सेल, और जिसका श्लेष्मा जो सेल है, इसका मेन फंक्शन यही है कि क्या करता है, श्लेष्मा या म्यूकस को सिक्रीट करता है, श्लेष्मा को स्रावित करता है। दूसरा जो हमारे पास है उसका नाम है पायराइटल, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑक्सिंटिक सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सिंटिक सेल। और ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है हमारे पास HCl। अब जो तीसरा बचा हमारे पास जठर ग्रंथि का पार्ट, उस तीसरे को इधर मैं लिख दे रहा हूँ। उस तीसरे का नाम है हमारे पास चीफ या जाइमोजेनिक सेल। चीफ मतलब मुख्य, या जाइमोजेनिक सेल, या जाइमोजेन
सेल। अच्छा, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एक एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। तो गठर ग्रंथि का निर्माण हमारे पास क्या है, तीन तरह से मिलकर हुआ। एक हमारे पास श्लेष्मा सेल जो श्लेष्मा सिक्रीट करता है, दूसरा हमारे पास क्या है, पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल जो क्या करता है, एचसीएल सिक्रीट करता है, और तीसरा चीफ या जैमोजेनिक सेल का हमारे पास पेप्सिनोजेन का सिक्रीट करता है। अब जो पेप्सिनोजेन का सिक्रीट हुआ तो ये तीनों हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास एचसीएल है, एचसीएल का क्या होता है, पीएच यहाँ पे क्या होता है 1.5 से 2 के आसपास होता है, जो कि क्या होता है कि स्ट्रांग पीएच होता है, जो क्या करता है कि अगर पेट में कहीं भी टच में आएगा तो पेट को क्या करेगा, एकदम जला सकता है। लेकिन आखिर पेट में इतना स्ट्रांग जब पीएच है तो ये क्यों पेट को नहीं जला पाता, क्योंकि जो भी स्टोमक है, स्टोमक के चारों ओर जो श्लेष्मा है इसकी एक लेयर होती है, और ये लेयर क्या करता है, इस पीएच से क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। इस लेयर से क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। जब प्रोटेक्शन करता है, दूसरा इस सीएल का क्या फंक्शन है कि जो यहाँ पे पेप्सिनोजेन पाया जाता है, ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में क्या होता है, ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो पेप्सिनोजेन यहाँ पे मिलता है ये हमारे पास कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है, एकदम इनएक्टिव रहता है। और जब इनएक्टिव रहता है तो यही पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन जब किसकी प्रेजेंस में, एचसीएल के साथ कंबाइंड हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या, एक प्रकार का एंजाइम है। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को मतलब जो प्रोटीन हमारे भोजन में आए हुए हैं उन्हीं प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में। पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोटीन का यहीं से पाचक क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो एचसीएल है इसका पीएच 1.5 से 2 होता है, मतलब स्ट्रांग एसिड होता है। तो हमारे भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई सॉलिड मटेरियल आ जाता है तो ये क्या करते हैं, इसी पीएच के इफेक्ट से क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे वहाँ पे क्या करते हैं, जला के ख़त्म कर देते हैं। अब ये सेल क्या होता है, हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक इसलिए होता है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो ये स्टोमक हमारा कार्य करता है, तो क्या होता है कि श्लेष्मा सेक्रेट होता है। लेकिन कभी कभी अगर हम भोजन नहीं करते हैं, श्लेष्मा का सेक्रेशन कम होता है, तो ये एचसीएल क्या करता है, हमारे पेट में ही क्या करता है, घाव कर देता है। और जो घाव कर देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर या बोलते हैं स्टोमक अल्सर। अब इसके बाद जब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट नीचे जा रहा है, ये वाला, यही हमारे पास क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है किसका, स्टोमक। और किससे जुड़ा होता है हमारे पास, डिओडिनम से, जो क्या होता है, आंत होता है। तो जो हमारे पास आंत है, अगर हम आंत की बात करें तो आंत हमारे पास दो पार्ट में बटा हुआ है। एक हमारे पास है छोटी आंत और दूसरी हमारे पास क्या है, बड़ी आंत। देखिए नाम से तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन है आंत, तो हमारी लंबाई में तो सबसे बड़ी यही है, क्योंकि सबसे बड़ी आंत यही है, क्योंकि ये क्या है, 6 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। बड़ी आंत क्या है, इसकी लंबाई कम है, बस नाम से इसका बड़ी आंत रखा गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टोमक से यहाँ से भोजन बना तो ये भोजन क्या होता है, यहाँ पे अंदर जो अंदर बना हुआ है ये सब क्या है, छोटी आंत है। घूम के फिर ये सब क्या होता है, यहीं से आगे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब जुड़ने का मतलब ये है कि जैसे ही क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं, छोटी आंत की बात करते हैं, तो ये छोटी आंत भी क्या होता है हमारे पास, तीन तरह से मिलकर बना हुआ है। एक हमारे पास है डिओडिनम, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी ग्रहणी। दूसरा हमारे पास क्या है, जेजुनम। और तीसरा हमारे पास क्या है, इलियम। तो ये तीन पार्ट से हमारे पास क्या होता है, छोटी आंत का निर्माण हुआ। तो ये हमारा है डिओडिनम, और ये हमारा जिजनम, और ये क्या है, इलियम है। तो जैसे ही छोटी आंत से क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास स्टोमक से भोजन आता है, स्टोमक्स में जब भोजन आया तो वहाँ पे क्या हुआ, ये सीएल के इफेक्ट से हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्म चेंज कर दे। सबसे पहले हमने उसे कहा बोलम। जब यहाँ स्टोमक में भोजन था तब हम स्टोमक के भोजन के लिए टर्म यूज करेंगे क्या, काइम। जो काइम है तो क्या आ जाएगा, सीधे वहाँ से हमारे पास कहाँ आ जाएगा, डिओडिनम में। ड्यूडिनम में आएगा तो वहाँ से कहाँ पहुँचेगा, सीधे छोटी आंत में। अब भोजन का जो पाचन होता है वो पाचन कहाँ पे होता है,
इंटेस्टाइन में ही, लेकिन आंत में ही। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भोजन के साथ ये Cl मिला, तो अभी हमारा भोज्य पदार्थ कैसा था? अम्लीय था। भोज्य पदार्थ पेट में हमारे पास कैसे था? अम्लीय था। कहाँ पर? पेट में। लेकिन अगर वही अम्लीय भोज्य पदार्थ आंत में आएगा तो आंत को क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आंत में क्या होता है, जब भोज्य पदार्थ आता है तो हमारे पास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर। लीवर में ही क्या किसका निर्माण होता है? पित्त का। और लीवर में जब पित्त का निर्माण होता है तो ये पित्त कहाँ? इसी पित्ताशय में आके कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होता है तो यहाँ से एक डक्ट निकलती है जो लीवर से और बाइल डक्ट दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त वाहिनी। और यही सामान्य पित्त वाहिनी, देखिए ये बाइल डक्ट और ये अग्नाशय दोनों कहाँ हो गए? ड्यूडेनम में आके यहाँ पे एक ये पाइप एक ये पाइप दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी जगह पे जो ये हमारे पास पार्ट है इसी पे आके मिलते हैं। जैसे ही भोजन आंत में आए यहीं पे आके मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो पित्त में जो पदार्थ पाया जाता है हरे रंग का होता है, उसका पीएच क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो ये भोजन के प्रभाव को क्या कर देता है? तुरंत चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब भोजन को क्या करता है? क्षारीय कर देता है। अब जैसे क्षारीय कर देता है तो जो लास्ट पार्ट इसका हमारे पास आंत का है वो हमारे पास क्या है? इलियम है। इलियम से भोजन हो पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत के पास। लेकिन जो हमारे पास छोटी आंत है, छोटी आंत में भी क्या होते हैं? आंत रस का सिक्रीशन होता है। यहीं पे क्या होता है? आंत रस का सिक्रीशन होता है, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं सकस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सकस इंटेरिकस। सकस इंटीक्रस ये भी क्या होते हैं? आंत ग्रंथियां में कुछ रस का क्या करती हैं? श्रावण करते हैं। अब जब ये श्रावण करते हैं तो वहाँ से ये इलियम के द्वारा, जो इलियम है ये इलियम यहीं पे क्या होता है? जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का एक पार्ट होता है सीकम, ये वाला पार्ट। तो इलियम क्या करता है? इसी सीकम वाले पार्ट से यहीं आड़ के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाता है तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, और दूसरा क्या होता है? मलाशय। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी बड़ी आंत है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया? सीकम, दूसरा क्या होता है? कोलन, और तीसरा क्या होता है? मलाशय। तो जो पार्ट हुआ, जैसे यहाँ से जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था यहाँ सीकम से कनेक्ट हुआ, और जब सीकम से कनेक्ट हुआ तो उसमें जो भोज्य पदार्थ थे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्व किया। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे विटामिन है, वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है? बड़ी आंत में आ जाता है। अब बड़ी आंत से क्या है? सीकम में, सीकम के बाद कोलन से। ये कोलन के ही पार्ट हैं। ये क्या है? असेंडिंग कोलन है, ट्रांसफर कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है। होते हुए कहाँ पे आता है? सिग्मोइड कोलन में। और उसके बाद क्या होता है? मलाशय में आके कलेक्ट हो जाता है, और यही मलाशय क्या करता है? भोज्य पदार्थों को में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करने के बाद ही फिर ये मलाशय से हम क्या करते हैं? एनस के द्वारा या गुदा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं अपेंडिक्स। तो ये हम लोग जो अपेंडिक्स हमारी बॉडी में होता है जिसका हम ऑपरेशन करते हैं, तो इस अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। पहले कहा जाता था कि ये सेलुलोज का पाचन जो करते हैं जंतु उसमें होता है। इससे ये अंदाज़ा निकलता है कि जो हमारे पहले पूर्वज थे क्या करते थे? सेलुलोज का पाचन करते थे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? भोजन को बाहर निकाल देते हैं। ये तो हमारे पास हो गए पाचन अंग, पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि आखिर जो हमारे पास पाचक ग्रंथियां जैसे यकृत, इसका क्या यूज है? देखिए, तो पाचक ग्रंथि क्या है? जो यकृत है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, बड़ी ग्रंथि होने के कारण ये भी कहा गया कि इसका जो वजन होता है कितना होता है? 1.5 किलोग्राम की ग्रंथि होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि। इसी के क्या होता है? दो भाग में बटा होता है। एक होता है दाहिना भाग, ये मान लो राइट लोब है, ये क्या? लेफ्ट लोब है। इसका दाहिना भाग बड़ा है और बायां भाग क्या है? छोटा है। छोटा होने के कारण क्या है कि यहीं पे क्या होता है? लीवर से ही, यकृत से ही क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अब पित्त का निर्माण होता है तो इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय क्या होता है? यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें आकर क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि हरे रंग का होता है, ये क्षारीय होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और यहीं से क्या होता है कि
एक हमारे पास पित्त की थैली, पित्त की नली, और दूसरा हमारे पास क्या है, पित्त की नली और लीवर की नली, दोनों क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कहने का मतलब क्या है कि सामान्य पित्त वाहिका। ये दोनों कहाँ आके मिलती हैं, सीधे मिलता है हमारे पास ग्रहणी में। तो ग्रहणी मिलता है, जो क्या करता है, भोजन के जो पीएच अम्लीय रहता है उसको हम क्षारीय बदल देते हैं। तो जो कायम रहता है उसको हम क्या करते हैं, अम्लीय में बदल देते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, पित्त में कहा जाता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के वसा को क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं। एक तो ये हुआ हमारे पास यकृत का काम। दूसरा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का जो हिंदी नाम है अगर आपने सुना है, तो इसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, एक थैले पत्ते की तरह संरचना है जो ग्रहणी के सी शेप की संरचना के मध्य में पाया जाता है। और पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस, जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, जो क्या करता है, प्रोटीन को पाचन करता है, ट्रिप्सिन। दूसरा हमारे पास क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। देखिए ये सारे हमारे पास क्या है, नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो यहाँ पे जो भी एंजाइम है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एमाइलेज की। अब जो एमाइलेज है ये क्या करता है, स्टार्च के साथ, स्टार्च मतलब जो ग्लाइकोजन है उनके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो एमाइलेज एंजाइम है। दूसरा जो हमारे पास लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो वसा होते हैं, जो इमल्सिफाइड वसा होते हैं, उन वसा को क्या करता है, फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इसकी लास्ट यूनिट होती है, ये जो कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसको क्या करेगा, हमारा स्टोमक एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे न्यूक्लिएज है, तो जो न्यूक्लिएज है ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है, न्यूक्लिक अम्ल को, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये सारे एंजाइम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब जब कन्वर्ट कर दिया क्या, ये हमारे पास कौन सा था, आमाशय में। लेकिन जब यही सारे एंजाइम जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में क्या होती है कि बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और जब बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं तो उन्हीं एंजाइम के वर्क को क्या करता है, प्रॉपर वर्क करता है, मतलब छोटे छोटे पार्टों में बदलता है। जैसे हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में तब एब्जॉर्ब करेगा, जो फैट है हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तब कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, तब एब्जॉर्ब करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे पार्ट में बदल जाते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, जो पेप्टाइड था, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि पेप्टाइड किसका बॉन्ड किस में पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड पाया जाएगा प्रोटीन के बीच में। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो ये पेप्टाइड प्लस पेप्टोन ये जब टूटेगा तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एमिनो अम्ल में। अब एमिनो अम्ल में टूटा, इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोटीन का पाचन हो गया। फिर दूसरा हमारे पास क्या है कि पेप्टाइड एंजाइम है, पेप्टोज, हाँ सॉरी, अब लाइपेज, अरे भाई, अब जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, किस पे का वर्क करता है, इमल्सीकृत वसा पे, वसा पे कवर करेगा वर्क। तो इसको किस में तोड़ेगा, वसा अम्ल में, और किस में तोड़ेगा, ग्लिसरॉल में। तो यानी कि अगर इसमें तोड़ दिया तो समझ लो हमारे वसा भी छोटे पार्ट में टूट गया। अब इसको हमें यूज कर सकते हैं। एक एंजाइम हमारे पास है इनवर्टेज। तो जो इनवर्टेज एंजाइम है ये क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ता है। अब जो सुक्रोज को तोड़ता है तो ये सुक्रोज हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और
फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। भाई ग्लूकोज हम बताए थे कि लास्ट है था हमारा, ग्लूकोज टूट गया, इसका मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है चेंज हो रहा है। दूसरा हमारे पास है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है जो हमारे दूध होते हैं उनमें, क्योंकि उनमें एक शुगर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोज शुगर। अब इस लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ग्लैक्टोज में। तो ये कन्वर्ट कर दिया। न्यूक्लियस को हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड में किस में कन्वर्ट कर देगा? न्यूक्लियोटाइड में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अमाशय में हमारा भोजन था वो हमारा क्या कहलाया? काइम। लेकिन जो हमारा इंटेस्टाइन में भोजन आया तो उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा काइल। कभी कभी पूछता है काइम और काइल में क्या अंतर है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि ये एक वीडियो आपके पूरे चैप्टर के लिए कंप्लीट है। इससे आपको सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम श्वसन चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।